हेलो, वेलकम टू एवरीवन इन HVSC क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 11 का चैप्टर नंबर 5 जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। आज हम सीखेंगे कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है। तो ये जानने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जॉइंट हिंदू फैमिली होती क्या है। जॉइंट हिंदू फैमिली, देखो जॉइंट मीन्स होता है इकट्ठा होना, हिंदू मीन्स जो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग हो, फैमिली मीन्स परिवार, यानी जो भी फैमिली हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग इकट्ठी रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं और इकट्ठा बिजनेस करते हैं। अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ, जॉइंट हिंदू फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स हुज एनकेस्टर इज द सेम। देखो बच्चों वो क्या कह रहे हैं, कहते हैं हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग जॉइंट हिंदू फैमिली उन पर्सन्स का ग्रुप है जिनका एनकेस्टर सेम होता है। एनकेस्टर सेम होता है मतलब एक ही वो दादा परदादा के आगे संतान होते हैं, मीन आगे की आगे पीढ़ी दर पीढ़ी वो फैमिली चलती रहती है, तो वो इकट्ठे रह रहे होते हैं, तो वो क्या होती है जॉइंट हिंदू फैमिली। सबसे पहले बता दूं, ये जो जॉइंट हिंदू फैमिली है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही पाई जाती है। ठीक है बच्चों, और इसमें किन किन मेंबर्स को शामिल किया जाता है। दिस इज द अनमैरिड डॉटर्स एंड वाइफ्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड। अब घर में क्या होगा, जेंट्स होंगे, आगे उनकी वाइफ्स होंगी, फिर आगे उनके बच्चे होंगे, बेटा होगा, बेटी भी होगी। तो वो कह रहे हैं कि उनकी जो अनमैरिड डॉटर्स हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है, लेकिन इस इट मीन ये हुआ कि जो मैरिड डॉटर्स हैं वो जॉइंट हिंदू फैमिली में इंक्लूड नहीं की जाती। अब नेक्स्ट है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब आपको बच्चों जॉइंट हिंदू फैमिली का मीनिंग तो समझ में आ गया। अब हम सीखेंगे कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है। जो फैमिली मिलजुल कर रहती है, इकट्ठे रहते हैं, जिनका इकट्ठा बिजनेस होता है, मीन्स सभी लोग मिलकर एक बिजनेस में ही काम करते हैं। पुराने ज़माने में क्या होता था कि लोगों के पास एग्रीकल्चर लैंड होती थी और सारा परिवार मिलकर उसी एग्रीकल्चर लैंड पर खेती करता था, और जो परिवार का जो हेड होता था उसे क्या बोलते थे, मुखिया या कर्ता। तो उस टाइम का ये चला आ रहा है। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के कितने फैक्ट्स हैं हमारे पास, 2 फैक्ट्स हैं। क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, फर्स्ट है कॉपर कैनरी एंड सेकंड है कॉमन प्रॉपर्टी। मीन्स ए कॉमन प्रॉपर्टी ऑनरशिप इन द एनकेस्टल प्रॉपर्टी। अब जो परिवार है उनकी कोई साझी संपत्ति होनी चाहिए, और वो किसकी होनी चाहिए, एनकेस्टल की, यानी जो उनको उनके पूर्वजों से मिली हो, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जो ट्रांसफ़र होती रहती है, तो उनकी सभी की कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एनकेस्टल प्रॉपर्टी। और जो फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं बच्चों, उन्हें क्या बोला जाता है, कॉपर कैनर्स। मैंने आपको अभी बताया था कि जो हमारे फैमिली के मेंबर्स होते हैं उसमें जो परिवार की महिलाएं होती हैं या वाइफ्स होती हैं बेटों की, और जो अनमैरिड डॉटर्स होती हैं वो भी इसमें इंक्लूड की जाती हैं, और उन सभी को क्या बोला जाता है, कॉपर कैनर, जो एनकेस्टल प्रॉपर्टी को डिवाइड करने की मांग कर सकता है। सेकंड है कॉमन प्रॉपर्टी। मैंने अभी आपको बताया कि कॉमन प्रॉपर्टी मीन्स क्या होता है, यहाँ पर एनकेस्टल प्रॉपर्टी जो हमने खुद ना कमाई हो, जो हमें हमारी पूर्वजों से मिली हो, यानी आगे की आगे जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती रहती है। सेकंड, प्रॉपर्टीज क्रिएटेड विद हेल्प ऑफ एनकेस्टल प्रॉपर्टी। एक तो हमें जो मिली प्रॉपर्टी अपने बड़ों से, वो प्लस उसका यूज़ करके अगर हमने कोई और प्रॉपर्टी कमाई है तो वो भी इसमें शामिल की जाएगी। थर्ड है पर्सनल प्रॉपर्टी ट्रीटेड एज प्रॉपर्टी ऑफ हिज फैमिली। अगर किसी को कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है तो वो भी फैमिली की प्रॉपर्टी ही समझी जाती है। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है। इट इज़ ओन्ड बाय द मेंबर ऑफ अनडिवाइडेड जॉइंट हिंदू फैमिली, यानी ये वो बिजनेस होता है किन के द्वारा चलाया जाता है, उन फैमिली मेंबर्स के द्वारा जो फैमिली अनडिवाइडेड होती है, मीन जिनका सभी कुछ साझा होता है,
उनकी प्रॉपर्टी का है बंटवारा नहीं होता। एंड मैनेज बाय द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली नॉन एज कर्ता और मैनेजर। और जो उस फैमिली को या उस बिजनेस को किसके द्वारा चलाया जाता है, जो घर में सबसे बड़ा मेंबर होता है उसके द्वारा। तो उसे हम क्या बोलते हैं, कर्ता या मैनेजर, जो परिवार का मुखिया होता है। और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बनती है या किसी लॉ के थ्रू बनती है? जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है वो ऑलवेज हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग बनती है, इसके ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई नहीं होता। अब देखो बच्चों, अब इसका मेंबर कौन कौन हो सकता है? क्या इस फैमिली बिजनेस में कोई स्पेसिफिक मेंबर होते हैं या किसी एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एंटर किए जाते हैं? तो इसमें तो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है कि इसमें जो भी फैमिली में जो भी हमारे पास मेंबर बर्थ लेता है यानी जन्म लेता है कोई भी बच्चा, तो साथ के साथ ही जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है उसका मेंबर बन जाता है। तो वो क्या होती है बच्चों, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जिसमें सभी के द्वारा मिलकर कोई बिजनेस चलाया जाता है और जो वो फैमिली होती है वो अनडिवाइडेड होती है। तो अब हम करते हैं फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। फर्स्ट है फॉर्मेशन। मैंने आपको बताया फॉर्मेशन के लिए, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बनाने के लिए हमें कम से कम कितने मेंबर्स की ज़रूरत पड़ती है बच्चों? 2 मेंबर्स की। 2 मेंबर्स से अगर कम मेंबर्स हैं तो वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस नहीं बना सकते। और सेकंड कंडीशन क्या होती है, एक तो 2 मेंबर्स होने चाहिए, दूसरी उनके पास एनक्रेस्टल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी जो पूर्वजों की जो संपत्ति है वो उन्हें मिली होनी चाहिए, उनके पास होनी चाहिए। तो ही जो है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बन सकता है, इसके बिना जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस नहीं बन सकता। सेकंड है मेंबरशिप बाय बर्थ। जो भी बच्चा या जो भी मेंबर नया परिवार में जन्म लेता है तो साथ के साथ ही जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मेंबर बन जाता है। वो बड़ा होने पर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में पार्टीशन की मांग कर सकता है। थर्ड है लाइबिलिटी। देखो बच्चों, हमें पता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो सारा कंट्रोल होता है, बिजनेस के जो सारे डिसीजंस होते हैं वो कौन लेता है? कर्ता। एक तो हो गया हमारा कर्ता, और जो बाकी फैमिली मेंबर्स हमारे पास बच गए तो एक वो हो गए। जो कर्ता होता है वो सारा काम ये कर रहा है, तो इसका मतलब जो कर्ता होता है उसकी जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। ठीक है बच्चों, कर्ता की जो लायबिलिटीज होती है वो ऑलवेज क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। उसके बाद जो बाकी मेंबर्स होंगे, क्या जो काम कर्ता करेगा, अगर कर्ता ने गलत काम कर दिया, अब सारा परिवार थोड़ी उसकी गलती भुगतेगा, तो इस वजह से जो बाकी फैमिली मेंबर्स होंगे उनकी जो लायबिलिटी होगी वो क्या होगी? लिमिटेड होगी। यानी रिमेनिंग मेंबर्स होंगे उनकी जो लायबिलिटी होगी वो क्या होगी? लिमिटेड होगी। उसके बाद है फोर्थ कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी मीन्स अब जो करता है, हमारा हेड है फैमिली का, वो उसको बिजनेस को चला रहा है। अगर कर्ता की डेथ हो जाती है तो उस केस में क्या बिजनेस बंद हो जाएगा? नहीं। अगर कर्ता की डेथ हो जाती है उसके बाद जो हमारे पास एल्डेस्ट मेंबर होगा फैमिली का वो क्या होगा? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का हेड होगा और वही उस बिजनेस को चलाएगा। तो ये हो गई 4 फीचर्स। फर्स्ट, फॉर्मेशन, कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए और उनके पास एनक्रेस्टल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सेकंड, मेंबरशिप बाय बर्थ। फैमिली में जो भी नया मेंबर ऐड होता है, जन्म लेता है, तो वो साथ ही फैमिली का मेंबर बन जाता है और उसके साथ ही वो बिजनेस का जो मेंबर है वो बन जाता है। उसके बाद लायबिलिटी, जो कर्ता होता है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है और जो बाकी मेंबर्स हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। फोर्थ, कॉन्टिन्यूटी। कर्ता की डेथ के केस में बाकी जो मेंबर बचते हैं उनमें जो सबसे बड़ा मेंबर होता है एज में वो क्या बन जाता है? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का हेड बन जाता है।
इसके बाद अब हम करते हैं फिफ्थ फीचर, माइनर मेंबर्स। माइनर कौन होता है? जिसकी एज क्या होती है? 18 साल से कम होती है, उसे हम बोलते हैं माइनर मेंबर्स। मैंने आपको अभी बताया था कि जो भी बच्चा फैमिली में जन्म लेता है वो साथ ही साथ क्या बन जाता है? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मेंबर बन जाता है। तो इट मीन जो माइनर मेंबर्स हो गए जिनकी एज 18 साल से कम है वो भी क्या हो गए? बिजनेस के मेंबर्स हो जाएंगे। कौन से बिजनेस के? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में इट मीन माइनर्स मेंबर को भी शामिल किया जाता है। मेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की क्या क्या मेरिट्स हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं? फर्स्ट है इफेक्टिव कंट्रोल। अब मैंने आपको बताया अभी, जो हमारी फैमिली का सबसे एल्डेस्ट मेंबर होता है, सारा काम वही करता है, सारी देख रेख वही करता है, उसका ही बिजनेस के ऊपर कंट्रोल होता है। तो एक पर्सन का कंट्रोल होने की वजह से जो बिजनेस है वो अच्छे तरीके से चलता है। सेकेंड है कॉन्टिन्यू बिजनेस एक्सिस्टेंस। मैंने आपको अभी बताया था अगर कर्ता की डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ होने के बाद जो सबसे बड़ा मेंबर्स होता है हमारे पास फैमिली में वो क्या बन जाता है? बिजनेस का हेड बन जाता है, सारा कंट्रोल उसके पास आ जाता है। तो बिजनेस बंद नहीं होता, वो कॉन्टिन्यूटी चलता रहता है। थर्ड है लिमिटेड लाइबिलिटी। बाकी जो मेंबर्स होते हैं कर्ता को छोड़कर उन सभी की जो लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है बच्चों? लिमिटेड होती है। उनकी जो लाइबिलिटी है लिमिटेड है, उन्हें कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता। सीक्रेसी। अब जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, फैमिली मेंबर्स ही कर रहे हैं, इसमें बाहर वाले पर्सन को तो शामिल ही नहीं किया जाता। तो इस वजह से जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो कर्ता के द्वारा लिए जाते हैं। तो जो भी डिसीजंस हैं, जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो इसमें सीक्रेसी बनी रहती है। फिफ्थ है लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन। अब जितने भी मेंबर्स हैं फैमिली के सभी मिलकर बिजनेस को चला रहे हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? कोऑपरेट करते हैं। लॉयल्टी, एक दूसरे के प्रति वफादार होते हैं, जितना कि हम किसी और पर्सन के प्रति नहीं हो सकते, क्योंकि वो सारे एक ही फैमिली से जुड़े हुए होते हैं। इसके बाद अब हम करते हैं लिमिटेशंस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। फर्स्ट है लिमिटेड कैपिटल। जो पूंजी होती है जॉइंट हिंदू फैमिली के पास अब अपना बिजनेस करने के लिए वो ऑलवेज क्या होती है बच्चों? लिमिटेड होती है। तो उनके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर उन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो यही आती है कि उनके पास जो कैपिटल है वो सफिशेंट नहीं होती। सेकेंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता। जो हेड होता है सारा काम भी वही करता है और अगर कल को लॉस हो जाता है तो सारे का सारा लॉस उसे पर्सनली भी भुगतना पड़ता है। अगर फैमिली बिजनेस की अगर एसेट्स क्या हैं कम रह जाएं तो उसे अपनी पर्सनल एसेट्स को बेचकर वो लॉस पूरा करना पड़ेगा। थर्ड है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। देखो बच्चों, जो हमारी फैमिली है उसमें सबसे जो बड़ा पर्सन है वो हेड है, वही बिजनेस के ऊपर कंट्रोल करता है, उसे संभालता है। बट ये ज़रूरी तो नहीं है कि जो बड़ा फैमिली मेम्बर है वो सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट होगा डिसीज़न लेने में। ये ज़रूरी तो नहीं है कि एज के हिसाब से जो सबसे बड़ा है वो सभी कामों में एक्सपर्ट हो सकता है वो जो गलत डिसीज़न ले सकता है। फोर्थ है डिसएडवांटेज फ्रॉम सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर मीन्स जो सारी पावर होती है डिसीजन लेने की बिजनेस से रिलेटेड वो किसके पास होती है? कर्ता के पास होती है। तो वो अपनी पावर का क्या कर सकता है? गलत इस्तेमाल भी कर सकता है और गलत डिसीजन भी ले सकता है। तो इस वजह से पावर सेंट्रलाइज होने की वजह से बिजनेस को नुकसान उठाना पड़ता है। इसके बाद है फिफ्थ लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम मेंबर्स। अब एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं, कई बार उनके बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है किसी भी बात को लेकर, तो इस वजह से उनके बीच में क्या है? कोऑपरेशन नहीं होता। अगर घर में लड़ाई हो रही है तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो हमें बिजनेस में भी देखने को मिलता है। तो ये हैं लिमिटेशंस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की। अब हम करते हैं स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। हमें पता है हमारी जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है
वो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग बनती है। हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज, क्योंकि कुछ एरियाज़ हैं वहाँ पर जो रूल रेगुलेशंस हैं वो अलग हैं, और कुछ एरियाज़ हैं वहाँ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के थोड़े से रूल रेगुलेशंस अलग हैं। फर्स्ट है मिताक्षरा, सेकंड है दाया भाग। फर्स्ट मिताक्षरा में क्या होता है बच्चों, सन इज बॉर्न, ही गेट्स इक्वल राइट अलॉन्ग विद हिज फादर इन द एनक्रेस्टल प्रॉपर्टी। ये कहता है कि जब बेटा जन्म लेता है, उसके जन्म लेते ही उसे अपने पिता के समान जो सभी अधिकार हैं वो प्राप्त हो जाते हैं अपने पूर्वजों की संपत्ति में। जब बच्चा पैदा हुआ मीन्स उसके पूर्वज उसके कौन से हो गए, उसके पिता से पहले उसके दादा, यानी उसके दादा की जो प्रॉपर्टी है उसमें वो अपना हिस्सा मांग सकता है। कब, जब उसने उस परिवार में जन्म ले लिया, साथ के साथ उसे अपने दादा की जो प्रॉपर्टी है उसमें अधिकार मिल जाता है, या कोई भी उसके जो और पूर्वज हैं उसके प्रॉपर्टी में राइट मिल जाता है। किसके बराबर मिलता है, उसके पिता के बराबर, यानी वो उसमें से अपना हिस्सा मांग सकता है। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर पॉपुलर इन ऑल इंडिया, ये सारे इंडिया में लागू होता है, बट एक्सेप्ट कहाँ पर लागू नहीं होता, असम, बंगाल और सम पार्ट ऑफ उड़ीसा। जो मिताक्षरा लॉ है ये असम, बंगाल और उड़ीसा के कुछ भागों को छोड़कर बाकी सारे इंडिया में लागू होता है। थर्ड, शेयर ऑफ एवरी मेंबर आर ऑलवेज चेंज, इसमें जो हिस्सा होता है सभी मेंबर्स का वो चेंज होता रहता है। क्यों, किसी की डेथ हो गई तो मेंबर्स कम हो गए तो सबका हिस्सा बढ़ गया, अगर कोई नया बच्चा जन्म ले लिया तो उससे क्या होगा, सबका शेयर कम हो जाएगा। तो यानी डेथ से और बर्थ से सभी मेंबर्स का जो शेयर है वो चेंज होता रहता है। तो ये तो है मिताक्षरा। सेकंड है दाया भाग, इसमें था जो सन था उसको इक्वल राइट मिलता है अपने पिता की प्रॉपर्टी में। जब वो अपने परिवार में जन्म ले लेता है वो पूर्वजों की संपत्ति में विभाजन की मांग कर सकता है। लेकिन दाया भाग में क्या है, सन डू नॉट गेट एनी राइट इन द प्रॉपर्टी, उसको कोई भी राइट नहीं मिलता प्रॉपर्टीज में। ही गेट ए राइट इन द प्रॉपर्टी ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, जब उसके पिता की मृत्यु हो जाएगी उसके बाद ही उसे पूर्वजों की संपत्ति में से अधिकार मिलेगा, तब तक उसके पास कोई भी अधिकार नहीं होगा। अब ये सारे इंडिया में एप्लीकेबल होता है असम, बंगाल और उड़ीसा के कुछ पार्ट्स को छोड़कर। तो ये कहाँ एप्लीकेबल होता है, असम, बंगाल और सम पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, ये वहीं पर ही एप्लीकेबल होता है। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। अगर आपकी कोई क्वेरी या प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। घर पर रहिए, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू।